चलिए आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री आपका चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। और इससे पहले जो आपके हैं चैप्टर 5 से पहले आपके चैप्टर 4 को समाप्त कर दिए थे। आपके हिस्ट्री में आपका 4 चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं आपका है चैप्टर नंबर 5 के बारे में समझेंगे। इसका नाम है अर्थव्यवस्था आजीविका। इसका हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था में जो भारत में कैसे कैसे जो कंपनी फैक्ट्री का आगमन हुआ उसी के बारे में यहाँ समझना है। आइए है समझते हैं कि पहले आपके कुछ पॉइंट है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ समझिएगा, कहता है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण क्या है इसके बारे में समझिएगा। औद्योगिकीकरण के बारे में क्या कहता है देखिएगा, ये आपको है समझना है। इसमें कहता है कि आपको जो मानव के द्वारा ना होकर, मानव श्रम के द्वारा नहीं होकर, अब जो है आपके मशीनों के द्वारा, इसमें किसका, वस्तु का, कोई भी वस्तु का उत्पादन जो है मानव के द्वारा नहीं होकर अब मशीनों के द्वारा कारखानों में किया जाता है, उसी को कहते हैं औद्योगिकीकरण। आप समझिएगा औद्योगिकीकरण का शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुआ है। आपसे पूछेगा कि औद्योगिकीकरण का शुरुआत सबसे पहले किस देश से, तो बोलिएगा तो आप इंग्लैंड से। कहां से हुआ है? इंग्लैंड से हुआ। आपसे पूछेगा किस शताब्दी में, आपसे पूछेगा कि औद्योगिकीकरण की किस शताब्दी में हुआ है, तो बोलिएगा 18वीं शताब्दी में। कब हुआ? आपकी 18वीं शताब्दी में। अब यहां तक आप औद्योगिकीकरण के बारे में समझ गए। अब इसकी समझते हैं, परिभाषा को लिखते हैं। इसका परिभाषा कैसे होगा देखिएगा, यहां समझिए इसका परिभाषा। कहता है कि औद्योगिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा कारखानों में उत्पादन किया जाता है, उसे ही औद्योगिकीकरण कहते हैं। औद्योगिकीकरण कहते हैं। चलिए यहां तक समझ गए, औद्योगिकीकरण की परिभाषा को समझ गए। आपको क्या बताएं, या इसे भी लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि जो हाथ निर्मित काम को कम करके, जो हाथ के द्वारा काम होता था उसे कम करके अब मशीनों के द्वारा किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? औद्योगिकीकरण। ये आपके औद्योगिकीकरण के बारे में समझ गए। आपसे पूछेगा कि औद्योगिकीकरण सबसे पहले कहां शुरू हुआ था, किस देश में शुरू हुआ था, तो आप बोलिएगा कि सबसे पहले आपका इंग्लैंड में हुआ है। किस शताब्दी में हुआ है, तो बोलिएगा 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में। अब इसी को बारे में यहां समझना है। औद्योगिकीकरण सबसे पहले
ब्रिटेन में या ब्रैकेट में लिखे इंग्लैंड, दोनों नाम एक ही है, इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। आपसे पूछेगा किस शताब्दी में, किस शताब्दी में, किस शताब्दी में, तो आप बोलिएगा 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। शताब्दी का मतलब समझिएगा, शताब्दी का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं शतक मतलब 100 होता है, वही होता है कि आपके 100 साल के ही क्या बोलते हैं, शताब्दी। 100 साल के ही क्या बोलते हैं, शताब्दी। चलिए अब समझते हैं आगे। इसके बाद आगे जो पढ़ना है, और इससे पहले एक और पॉइंट समझना है, आदि औद्योगिकीकरण, आदि औद्योगिकीकरण, आदि औद्योगिकीकरण। चलिएगा इसका मतलब क्या है, अब इसके बारे में समझिएगा। ये कहता है कि आपको औद्योगिकीकरण से पहले, ठीक पहले, जो आपके हाथ से यह हस्त निर्मित कार्य होता था, जो हस्त निर्मित युग था, जो हाथ के द्वारा काम किया जाता था। जैसे आप देखेंगे होंगे कि गांव में आपके बाबू है कि हस्त निर्मित का होता था स्वेटर बुनना, स्वेटर बुनना कि बहुत समय लगता था। कि आप देखिए बाबू है कि अब तुरंत भर में कोई भी कपड़ा चाहिए, बढ़िया बढ़िया डिजाइन बन के आ जाता है। और यही बाबू है कहता है कि जो आपके हस्त निर्मित द्वारा कार्य होता था, उसी को औद्योगिकरण से ठीक पहले के बता रहे हम। औद्योगिकरण ठीक से पहले के ही जो आपके युग था, जो हाथ के द्वारा काम किया जाता था, उसी को क्या बोलते हैं, आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। अब आइए इसका लिखते हैं परिभाषा क्या है। औद्योगिकीकरण के ठीक पहले के हस्त निर्मित युग को आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। आपसे पूछेगा कि आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं, सीधे कहिएगा कि औद्योगिकरण के जो आपके मानव के द्वारा ही कार्य होता था, उसी को हम क्या बोलते हैं, आदि औद्योगिकरण। अब समझते हैं आगे, कुछ पॉइंट और समझना है कि आगे समझना है कि यहां पर कि उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद के बारे में समझिएगा। ये सब आपका परिभाषा है, ये सब जो आपका लिखवा रहे हम परिभाषा है। चलिएगा उपनिवेशवाद के इस बारे में समझिएगा। कहता है कि कोई शक्तिशाली देश या किसी शक्तिशाली देश द्वारा आर्थिक हित की प्राप्ति के लिए, अपने आर्थिक हित की प्राप्ति के लिए, धन के लिए किसी कमजोर देश पर राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर अधिपस्त अपना अधिकार जमा लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। इसको हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। कहता है कि कोई शक्तिशाली देश, मान लीजिए कोई शक्तिशाली देश है, वो कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है, मतलब है आर्थिक हित के लिए जो उसके राजनीतिक पर, सामाजिक पर और आर्थिक पर जो अधिपस्त अधिकार करना ही आपको कहलाता है उपनिवेशवाद। आपसे पूछेगा कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, सीधे कहिएगा किसी शक्तिशाली देश द्वारा आर्थिक हित की प्राप्ति के लिए कोई कमजोर देश पर या किसी कमजोर देश पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर अधिपस्त स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। आपको पता होगा
कि हम लोग पर, जो भारत देश पर ब्रिटेन का अधिपस्य था, मतलब अधिकार था, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। चलिए अब उपनिवेशवाद की परिभाषा को यहां पर हम लिखते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, समझिएगा। किसी शक्तिशाली देश या देश द्वारा अपने आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए किसी कमजोर देश पर राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों पर अधिपस्य करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। यहां तक समझ गए, उपनिवेशवाद के बारे में समझ गए। चलिए थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि अब समझते हैं कि औद्योगिकीकरण के शुरुआत का कारण कौन कौन है। औद्योगिकीकरण की शुरुआत का कारण अब क्या क्या कारण है, इसके बारे में हमको समझना है। चलिए समझिएगा क्या क्या कारण है। औद्योगिकीकरण का शुरुआत की कारण कहता है कि पहला पॉइंट कहता है कि नए मशीनों का आविष्कार करना। मतलब है कि जितना नया मशीन होगा उतना ही जल्दी आपके काम होगा। अब बताइए कोई मशीन पुराना है तो आपके धीरे काम होगा। वही कहता है इसमें नए मशीनों का आविष्कार करना। आप देखिएगा कि पहले कि आज से कई वर्षों पहले कि आपका जो हर बैल से, मतलब है कि बैल से आपका खेत जुताता था, लेकिन अब देखिए बढ़िया आ गया मशीन, हार्वेस्टर ही सब आ गया है। अब तुरंत भर में हो जाता है। पहले देखे होंगे कि धान जो पिटाता था हाथ से पिटाता था, अब तो उसके लिए बहुत सा मशीन आ चुका है। वही कहता है कि नए मशीन का आविष्कार करना। इसमें जो पहला पॉइंट कहता है कि आपके नए मशीनों का आविष्कार होना या निर्माण होना। आविष्कार होना। चलिए दूसरा समझिएगा। दूसरा कहता है कि आपके कोयला एवं लोहे के प्रचुर भंडार होना। ये आपका क्या था, दूसरा था। तीसरा समझिएगा। तीसरा कहता है कि औद्योगिक मतलब फैक्ट्री का निर्माण होना या फैक्ट्री प्रणाली जिसको कहते हैं, फैक्ट्री का निर्माण होना। जितना फैक्ट्री होगा उतना जल्दी आपकी काम होगा।
तीसरा कहता है कि आपका है फैक्ट्री का निर्माण होना, निर्माण करना। और उसके बाद चौथा जो है सस्ते एवं सस्ते श्रम का उपलब्ध होना। और पांचवा जो कहता है आपका यातायात की सुविधा, यातायात की सुविधा ये आपका है औद्योगिकरण की शुरुआत का कारण। चलिए यहां तक समझ गए। अब उसके बाद कुछ आपका पॉइंट और समझना है। जैसे है कि पॉइंट आपका है, एक आपका पॉइंट है बड़ाबंदी व्यवस्था आपके सवाल पूछा हुआ एग्जाम में है। ये क्या है समझिएगा इसके बारे में। कहता है कि आपके गांव में जो आप देखोगे जमींदार लोग जिसके पास जमीन होता है, वही कहता है कि गांव में जो जमींदार होते हैं, छोटे छोटे जमींदारों के द्वारा जो छोटे छोटे भूमि होता है, जो खेत होता है, उसे खरीदकर बड़ा एक फॉर्म बना रहता है, उसी को क्या बोलते हैं आपका बड़ाबंदी व्यवस्था। आपसे पूछेगा कि बड़ाबंदी व्यवस्था क्या है, तो आप सीधे कहिएगा कि गांव में जमींदारों के द्वारा छोटे छोटे भूमि को खरीद कर बड़ा फॉर्म बनाना ही बड़ाबंदी व्यवस्था कहलाता है। ये आपके यहां तक था और हमको और इसमें पढ़ना है। अब समझिएगा, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं कि देखिए आपसे पूछेगा कि पहला पूछेगा कि आपसे कि औद्योगिकरण किसे कहते हैं। सीधे कहिएगा कि औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा कारखानों में उत्पादन कराया जाता है या किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, आपको औद्योगिकरण कहते हैं। आइए है औद्योगिकरण का शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुआ है, तो बोलिएगा किस देश से पूछेगा तो ब्रिटेन या इंग्लैंड से हुआ है। आप समझिएगा किस शताब्दी में पूछेगा, शताब्दी पूछेगा तो 18वीं शताब्दी में हुआ है। आपसे उसके बाद बताए थे आदि औद्योगिकरण बताए थे आपको है कि औद्योगिकरण के ठीक पहले की जो हाथ से निर्मित होता था, जो हाथ से कार्य होता था, उसी को क्या बोलते हैं, आदि औद्योगिकरण। आपको बताए फिर उपनिवेश बताए आपको हम किसी शक्तिशाली देश द्वारा अपने आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए किसी कमजोर देश पर राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र पर आधिपत्य, मतलब अपना आधिपत्य का मतलब अधिकार करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। अब उसके बताएं औद्योगिकरण की शुरुआत की कारण क्या क्या है। आपकी पहला बताए नए मशीनों का आविष्कार होना, उसके बताए कोयला एवं लोहे के प्रचुर भंडार। अब बताइए फैक्ट्री है, ये सब चाहिए ना आपको। उसके बाद कहता फैक्ट्री का निर्माण, जितना फैक्ट्री अधिक होगा निर्माण। उसके बाद सस्ते श्रम का उपलब्ध होना, और बताए पांचवा जो है यातायात की सुविधा। अब उसके बाद बताए थे आपको है बड़ाबंदी व्यवस्था। बताएं कि गांव में जमींदारों के द्वारा छोटे छोटे भूमि को खरीदकर
बड़े फोन बनाना, उसी को क्या बोलते हैं, बड़ाबंदी व्यवस्था। ये आपको यहां तक हो गया, आपको एक भी पॉइंट में दिक्कत यहां तक नहीं हुआ। चलिए चलिए आगे समझते हैं। जो अगला जो पॉइंट आपका है निरोधकीकरण। निरोधकीकरण, नी रो रू धो की करण, निरोधकीकरण, निरोधकीकरण के बारे में समझते हैं। ये क्या कहता है, आइए समझिएगा। कहता है कि बाबू है कि आपका औद्योगिक जो फैक्ट्री के आने से, जब फैक्ट्री आ चुका था कि फैक्ट्री के आने से आपके जो छोटे छोटे उद्योग था, मतलब कुटीर उद्योग जो भारत में था, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कि आपके पतन के कगार पर ही पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, कि निरोधकीकरण कहलाता है। कहता है कि औद्योगिकीकरण के आने से, जो आपके औद्योगिकीकरण के आने से आपके बाबू क्या होता है कि भारत में ये छोटे छोटे उद्योग था, जिसे हम लोग कहते हैं कुटीर उद्योग जो था, वो क्या हो गया, आपके पतन के कगार पर ही पहुंच गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, निरोधकीकरण कहते हैं। अब आइए अब इसके बारे में समझते हैं, इसका परिभाषा क्या है। आपको परिभाषा हम समझा दिए कि बताए कि औद्योगिकीकरण के आने से ही आपके भारत में कुटीर उद्योग का पतन के कगार पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, कि आपके निरोधकीकरण। क्या आपको बताए हम कि जो आपके छोटे छोटे उद्योग था भारत में, जो आपको वो क्या हो जाता, समाप्त हो जाता, उसी को क्या बोलते हैं, निरोधकीकरण। चलिए इसको हम परिभाषा को लिखते हैं। औद्योगिकीकरण के आने से भारत में कुटीर उद्योगों का पतन या समाप्त के कगार पर पहुंचना ही निरोधकीकरण कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आपको यहाँ इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे जो अगला पॉइंट आपका है, फैक्ट्री प्रणाली। फैक्ट्री प्रणाली क्या है, फैक्ट्री प्रणाली। चलिए समझिए फैक्ट्री प्रणाली के बारे में। कि फैक्ट्री प्रणाली कहते हैं कि बृहद पैमाने पर मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में कराना ही आपको क्या कहता है, फैक्ट्री प्रणाली कहता है। कि मतलब है, समझिएगा इसका जो है, कहता है कि आपके बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर मशीनों के द्वारा, किसको द्वारा बाबू, मशीनों के द्वारा कारखानों में वस्तुओं को उत्पादन कराना ही, कहता है कि मशीनों के द्वारा वस्तुओं को उत्पादन कहाँ, आपके कारखाना में कराना ही क्या कहलाता आपको है, फैक्ट्री प्रणाली। फैक्ट्री प्रणाली। अब आइएगा कि आपको समझिएगा कि ब्रिटेन में आप समझते हैं कि ब्रिटेन में लंकाशायर और मैनचेस्टर जो है आपके सूती वस्त्र के लिए बड़ा केंद्र है। और पूछेगा कि ब्रिटेन में कि लंकाशायर और मैनचेस्टर किसके लिए बड़ा केंद्र है, सूती वस्त्र के लिए। और ब्रिटेन में ही न्यू साउथ वेल्स जो है आपका जो है उन वस्त्र के लिए बड़ा केंद्र है। और सही भारत में पूछेगा, भारत में
जो भारत का मैनचेस्टर, जो सूती वस्त्र के लिए जो है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो बोलिएगा अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। और मैनचेस्टर क्या होता है, जहां पर आपके सूती कपड़े के कारखाना को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। अब पूछेगा कि भारत मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो बोलिएगा अब बोलिएगा अहमदाबाद को। अब उसका पूछेगा कि आपको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर के कहते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखते हैं परिभाषा को हम। बृहत पैमानों पर मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में कराना ही फैक्ट्री प्रणाली कहलाता है। चलिए अब यहां समझते हैं आगे कि फैक्ट्री प्रणाली की प्रमुख कारण कौन कौन है। चलिए फैक्ट्री प्रणाली के प्रमुख कारण कौन कौन है, इसके बारे में समझते हैं। इसका पहला कारण है आपके कहता है कि नए नए फैक्ट्रियों का निर्माण होना। नए नए फैक्ट्रियों का निर्माण होना। दूसरा कहता है पूंजी का निवेश और आपके तीसरा कहता है सस्ते श्रम का उपलब्ध होना इसका जो आपका प्रमुख कारण है। अब आइए आगे समझते हैं। जो आपके अगला जो पॉइंट कहता है ब्रिटेन का लंकाशायर और मैनचेस्टर जो सूती वस्त्र का बड़ा केंद्र था। चलिए आगे समझिए। आगे कहता है ब्रिटेन का न्यू साउथ वेल्थ जो ऊनी वस्त्र का केंद्र था। चलिए अब समझिएगा कि भारत का मैनचेस्टर पूछेगा आपसे कि भारत का मैनचेस्टर तो क्या बोलिएगा, अहमदाबाद।
अहमदाबाद। चलिए पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो बोलिएगा कानपुर। कहाँ आपका हो जाएगा? कानपुर। कहाँ हो जाएगा आपका? कानपुर। चलिए तीसरा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आप बोलिएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, आपको गया कोयम्बटूर। ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं, जो आगे समझने वाले हैं कारण तो देख लिए, अब इसका परिणाम समझेंगे। तो औद्योगिकीकरण का परिणाम, औद्योगिकीकरण का परिणाम। चलिए अब आगे समझते हैं कि आपको पहला जो है कहता है इसका परिणाम क्या है। इसका परिणाम के पहला कहता है नगरों का विकास होना। आपको पहला कहता है कि नगरों का विकास होना, नगरों का विकास होना। दूसरा समझिएगा, दूसरा कहता है कि आपको, दूसरा कहता है कि पूंजीपतियों का उदय होना, पूंजीपतियों का उदय होना। तीसरा कहता है साम्राज्यवाद का विस्तार, साम्राज्यवाद का विस्तार, साम्राज्यवाद का विस्तार। चौथा कहता है बुजुर्ग वर्ग का उदय, बुजुर्ग वर्ग का उदय। मतलब बुजुर्ग वर्ग का मतलब होता है पढ़ा लिखा वर्ग। ये आपके यहाँ है 5 गो है, और सॉरी एक और है आपका छठा, सलम क्षेत्र का उदय या विकास, उदय होना। स्लम क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि आपको काम करने के लिए बाहर जाते हैं, जो आपको कम वेतन मिलता है, और वहां पर ही अपना घर निवास, मतलब एक छोटा सा कमरा में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्लम क्षेत्र का उदय होना, जो आपका है औद्योगिकीकरण का आपका परिणाम है। चलिए एक बार इसको फिर रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछेगा निरोधकीकरण क्या है, तो सीधे कहिएगा कि औद्योगिकीकरण के आने से भारत में क्या होता है, छोटे जो आपका कुटीर उद्योग क्या होता है, समाप्त के कगार पर पहुंच जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? निरोधकीकरण। और उसके बाद फैक्ट्री प्रणाली का है कि बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में कराना ही क्या कहता है? फैक्ट्री प्रणाली। क्या कहता है आपका? फैक्ट्री प्रणाली। उसके बताया कि फैक्ट्री प्रणाली के प्रमुख कारण कौन कौन है। तो पहला था कि नए नए फैक्ट्री का निर्माण होना, दूसरा बताएं पूंजी का निवेश, और तीसरा था सस्ते श्रम का उपलब्ध होना। अब बताएं ब्रिटेन का लंकाशायर और मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र का बड़ा केंद्र था, और ब्रिटेन का न्यू साउथ वेल्स जो है ऊनी वस्त्र का केंद्र। भारत का पूछेगा मैनचेस्टर कौन है, तो अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो बोलिएगा कानपुर है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन होगा? कोयम्बटूर। आपके यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम पढ़ेंगे कि नए नए आविष्कार, जो नए नए मशीन का आविष्कार क्या कौन कौन हुआ है। चलिए समझते हैं अब कि नए नए मशीनों का आविष्कार करने वाला कौन कौन वैज्ञानिक थे, उनके बारे में समझना है। कि देखिए यहाँ पर आपको टिक और जो किए वही आपको इंपॉर्टेंट, इतना में से मतलब है कि 5-6 को जो है आपका, उसमें से आपके 2 इंपॉर्टेंट इसमें से है, वही आपको याद करना है। चलिए पहला जो आपके है 1769 ईस्वी में, कब तक? 1769 ईस्वी में कि आपके
जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा हुआ है, इसको याद कर लीजिए। पूछेगा कि जेम्स वाट ने किसका निर्माण किया था, किसका आविष्कार किया था, बोलेगा वाष्प इंजन का। कब किया था? 1769 ईस्वी में किया था। और बाबू है आगे बाबू है 1769 ईस्वी में वाल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग मशीन का क्या करता है? निर्माण किए थे। और उसके बाद बाबू है कि 1773 ईस्वी में आपके जॉन ने फ्लाइंग शटर का निर्माण किया। और आपके बाबू है 1779 ईस्वी में आपके सैमुअल क्रॉम्पटन ने आपका स्पेनिंग म्यूल का निर्माण किया। और उसके बाद है 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम का करघरा का बनाया था। जो आपके पूछेगा कि एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला लूम का नामक करघरा का कब बनाया था? 1785 में। और आपके 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने आपके सेफ्टी लैंप का निर्माण किया। सेफ्टी लैंप का निर्माण किया है। इसमें से आपके दो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब आपको हम अगले क्लास में जो इससे बचा हुआ है वो पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।